क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि आव्यू x ज्ञात करिए। अब की बार हमसे बोला कि भैया आव्यू का मान ज्ञात करो। पिछले जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उसमें हमसे बोलता था कि भैया x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, वो एक संख्या होती थी बेसिकली। यहाँ पे पहली बार क्या पूछा है कि आव्यू का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आव्यू x हमें ज्ञात करना है यदि x गुणा में दिस बराबर है इसके, मतलब इस मैट्रिक्स से गुणा करूंगा ना तो इसके बराबर आ रहा है, तो हमें इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है ना वो पता करने हैं भैया, इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव हैं उनको पता करना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव हैं उनका मान पता करना है भैया। कैसे पता करेंगे वो समझो। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है? 2/3 की। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है? 2/3 की। तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी? हाँ भैया आकाश कुमार पंडित बता बेटा। ये मैट्रिक्स 2/3 की है, ये मैट्रिक्स 2/3 की है, तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी? ये 2/3 की है ना? 2/3 की होगी ना बेटा आकाश? जी। ऐसे कैसे भाई? अगर ये 2/3 की नहीं होगी भाई, क्योंकि अगर ये 2/3 की हो गई तो क्या तुम इनकी गुणा कर पाओगे? 3/2 क्या होगी? ये 2/3 की नहीं हो सकती। क्यों नहीं सकती? क्योंकि 2/3 की हुई तो हम इनकी गुणा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितने की होगी बताइयो? 3/2। चल 3/2 की मान लेते हैं एक बार, लेकिन 3/2 की भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कौन बता सकता है? ये जो मैट्रिक्स है वो 3/2 ऑर्डर की भी नहीं पाएगी। कौन बता सकता है भैया? क्यों नहीं पाएगी 3/2 ऑर्डर की? क्या दिक्कत है 3/2 की ऑर्डर की अगर होगी तो? महक क्योंकि सर यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना है वो 2/3 का है, तो ये 3/2 का तो होगा नहीं। समझो, यहाँ पे राइट साइड में जो मैट्रिक्स बना है वो 2/3 का है। अगर तुम इसको 3/2 का लोगे ना तो गुणा करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाय कितने की बनेगी? अगर तुम इसको 3/2 का लेते हो तो गुणा करने पे मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी? बोल बेटा महक। 3/2। ये बनेगी हमारी 3/3 की। अगर मैं इसको सर 3/2 अगर मैं इसको 3/2 का लेता हूँ ना तो इनकी गुणा करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। लेकिन मुझे तो मैट्रिक्स किसकी बनानी है? 2/3 की बनानी है। तो इसका मतलब सर ये 3/3 के कैसे बन जाएगी? भाई ये 3/2 है ना? तो दो मैट्रिक्स की गुणा कब करते हो? जब ये वाली चीज़ सेम हो। ठीक है, जी। और इनको इनको गुणा करने पे जो मैट्रिक्स बनती है वो इस ऑर्डर की बनती है। समझ में आ गई आकाश? जी। तो अगर इनकी गुणा करेगा तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन मुझे कितने बाय कितने की चाहिए मैट्रिक्स? 2/3 का। 2/3 की। तो 3/2 की ये मैट्रिक्स नहीं हो सकती। कितने बाय कितने की होगी ये? 3/3। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बन रहा हूँ? 3/3। नहीं भाई, समझा नहीं तो मेरी बात को, वापस समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। म्यूट हो जा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यू x का मान ज्ञात करिए। आव्यू x का मान ज्ञात करिए यदि इस मैट्रिक्स से गुणा करने पर ये मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है ये है 2/3 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स जो है ये भी है 2/3 ऑर्डर का। तो ये जो x मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने ऑर्डर का होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो x मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने ऑर्डर का होना चाहिए? हाँ भाई अनुभव सिंह बताएगा कितने बाय कितने ऑर्डर का होना चाहिए। 2/2 ऑर्डर का सर। 2/2 का। क्यों 2/2 का होना चाहिए वो समझो। 2/2 का इसलिए होना चाहिए क्योंकि 2/2 का होगा ना तभी हम इनकी गुणा कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये सेम आ गया है ना, तभी हम गुणा कर पाएंगे। गुणा करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/3 ऑर्डर की बनेगी, और हमें 2/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स चाहिए। कहने का मतलब ये जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 होगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई? हैंड रेज करो फटाफट से। चलो ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जो x मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे भाई? 4 अवयव होंगे। उन चारों अवयवों को कुछ मान लो, लेट्स से कि A B C D ये मान लिया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो x मैट्रिक्स है उसके अंदर अवयव कौन से हैं? A B C D है। ठीक है जी, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रखा है कि जो x मैट्रिक्स है उसकी अगर मैं इस मैट्रिक्स से गुणा करूं तो किसके बराबर आना चाहिए? बोलो। -7 -8 -9 2
4 6 इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब एक्स मैट्रिक्स को मैंने क्या मानना है, ए बी सी डी ये मानना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने डाल दी है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, इसको सोल्व करोगे ना तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमें चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है भाई, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस में 4b। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपको कहोगे सर ये आएगा 2a प्लस में 5b। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा 3a प्लस में 6b। ठीक है, ये b है भाई, इसको 6 मत लेना, ये b है, मैं b ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे यानी कि c प्लस में 4d। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे यानी कि 2c प्लस में 5d। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो की थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे यानी कि 3c प्लस में 6d। कुछ इस प्रकार से बराबर आ जाएगा हमारे पास -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ तक बात किस किस को समझ में आ गई, हैंड रेज करो फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा जी, अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके संगत अवयव बराबर हैं। तो इनके संगत अवयवों को हम बराबर रख देंगे भैया, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ है ना। तो इनके संगत अवयवों को हम रख देंगे बराबर, यहाँ लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो जैसे a प्लस 4b किसके बराबर हो जाएगा, -7 के। ठीक है, ऐसे ही 2a प्लस 5b किसके बराबर हो जाएगा, -8 के। इसी प्रकार से 3a प्लस 6b किसके बराबर हो जाएगा, -9 के। थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन बाद में मैं जूम आउट कर दूंगा भाई। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इनको बराबर रखेंगे तो क्या बनेगा, c प्लस में 4d बराबर 2, 2c प्लस में 5d बराबर 4, ऐसे ही 3c प्लस में 6d बराबर 6, ऐसा बन गया है ना। अब यहाँ पे देखो, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। अगर आपको दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए ना तो आप कोई भी दो इक्वेशन सोल्व कर लो है ना। यहाँ पे इक्वेशन कितनी है हमारे पास, मुजम्मिल कितनी इक्वेशन बेटा, 3 इक्वेशन है ना। तो इनमें से कोई भी दो इक्वेशन सोल्व कर लो भैया, आपकी इच्छा है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इसको और इसको सोल्व कर लेता हूँ। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ भाई। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को सोल्व कर लेंगे। चाहो तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अपन 1 2 को सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। इनको सोल्व कर लेना, खुद ब खुद आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे भी किन्हीं दो इक्वेशन को सोल्व कर लो। मान लो कि मैं इसको समीकरण नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको, और इसको समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लूँगा। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो। हल करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी सी की और डी की। ठीक है, पीछे से एक बार चेक करके देख रहे हैं कि ए बी सी डी की क्या वैल्यू आएगी। आप खुद ब खुद सोल्व कर लेना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -2, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 और डी की वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी 0। ये आ जाएगी भाई, समझ में आ गई। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, आप कह दोगे अतः जो हमारा एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर अवयव क्या होंगे, 1 -2 2 और 0। ये हमारा आंसर आ गया भाई।
वापस समझो हमने कैसे किया है। हमसे क्या लिखा था कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स की और मैं इस मैट्रिक्स से गुना करूंगा तो ये मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। अब हमें पता चला कि भाई एक्स मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, तभी अपन गुना कर पाएंगे और तभी हमारी ये मैट्रिक्स बन पाएगी। तो हमने इस मैट्रिक्स के अवयवों को ABCD मान लिया, बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। कर दिया तो सोल्व करने लग गए और फिर लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करना भैया फटाफट से एक बार। ये 12वां क्वेश्चन किस किस का हो गया था? गणितीय आगमन के सिद्धांत से करना था इसको। चलो ठीक है, देखो बेटा, क्या बोल रखा है? सभी बच्चे सामने देखेंगे। अर्जुन शर्मा क्या बोल रखा है बेटा? बोल रखा है कि यदि A और B समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB बराबर है BA के। A और B मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हैं जहाँ पे AB जो है वो BA के बराबर है, AB मैट्रिक्स BA के बराबर है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो कि AB की पावर n बराबर होगा B की पावर n A के, ठीक है। पहले तो अपने इतना सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ठीक है। तो ये तो है एक पार्ट इस क्वेश्चन का। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यह है कि इसके अतिरिक्त यह सिद्ध करो कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए AB की पावर n बराबर होगा A की पावर n B की पावर n के। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है, ऐसे समझो। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या होता है कि 3 स्टेप यूज होते हैं, तो वही 3 स्टेप हम यहाँ पे यूज करेंगे भाई, ठीक है। पहला स्टेप क्या यूज होता है? पहला स्टेप ये यूज होता है कि हम n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हमें बराबर दिखाना है ना, तो हम यहाँ पे n बराबर 1 के लिए इसको चेक करेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को बराबर दिखाना है, तो पहले लिख लो, हमें बराबर दिखाना है AB की पावर n बराबर B की पावर n A। हमें इस चीज़ को बराबर दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में n बराबर 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ 1 लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB की पावर 1, AB की पावर 1 लिखोगे तो वो AB ही होगा, तो उसको हम डायरेक्टली AB लिख दिया, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BA, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है कि AB जो है वो BA के बराबर है, ये देखो, है ना। क्वेश्चन में भी तो यही दे रखा था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या होता था, हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मानते थे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम लिखेंगे n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ k लिख दो भाई। तो ये हो जाएगा a b की पावर k बराबर b की पावर k a, ऐसा हो जाएगा। और इस परिणाम को हम सत्य मानते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कहेंगे माना यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, ऐसा हमने मान लिया। ज़्यादा समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे? तीसरे स्टेप में हम n बराबर k+1 के लिए इसको प्रूफ करते थे। यहाँ लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए, ठीक है। हम इस परिणाम को n बराबर k+1 के लिए प्रूफ करेंगे भैया। तो जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे k+1 लिख दो, यहाँ पे जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे k+1 लिख दो, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को प्रूफ करना है भाई। कैसे प्रूफ करूँगा? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है AB की पावर k+1, ठीक है। इसको मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, इसको मुझे कैसे बनाना है, सोल्व करते करते ऐसा ऐसा बनाना है। अब कैसे बनाएंगे वो समझिए आप। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाए। 2 मिनट रुको। तो इसको मुझे सोल्व करते करते ऐसा ऐसा बनाना है भाई। कैसे बना सकता हूँ समझो। तो यहाँ पे लिखा है A गुणा में B की पावर k+1, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा पहले बात ये समझो कि ये जो k+1 लिखा है ना पावर में, ये पूरे के ऊपर नहीं है, ये केवल B के ऊपर है, ठीक है ना। जो पावर में k+1 लिखा है ये पूरे के ऊपर नहीं है भाई, ये केवल B के ऊपर है, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे कैसे? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, A लिखा, ठीक है, B लिखा, B की पावर k लिखी,
फिर गुणा में b लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ। इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे a यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना, ऐसा लिखा होता, तो इसका मतलब ये होता कि जो k+1 है वो दोनों के पावर में है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ab की पावर k गुणा में ab, तब आप लिख सकते थे आप इसको ऐसे। अगर ये ब्रैकेट लिखी होती ना तब हम इसको ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि अब ये ब्रैकेट लिखी नहीं हुई तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। याद बात सुनना क्या, a गुणा b की पावर k+1 है ना, तो यहाँ पे k+1 सिर्फ b के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें b को तोड़ के लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो इसको सोल्व करते करते मुझे कैसा कैसा बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है भाई। अब कैसे बनाऊंगा वो समझो। तो क्वेश्चन में कुछ डिटेल दे रखी है, क्वेश्चन में कुछ डिटेल दे रखी है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर है, ये चीज़ लिखी हुई है। और क्या लिखा है कि ए और बी जो है वो समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं, ये चीज़ दे रखी है ए बी बराबर है बी ए के, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी बराबर बी ए का, ठीक है। तो इसको सोल्व करते करते मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। कैसे बनाऊँ इसको, सोल्व करते करते मुझे ऐसा ऐसा बनाना है भाई। कैसे बना सकते हैं, इसको हमने लिख दिया इस प्रकार से। अब इसको सोल्व करते करते ऐसा ऐसा कैसे बनाऊं, सोचो बताओ। इसको सोल्व करते करते ऐसा ऐसा कैसे बनाऊं, कौन बता सकता है, बताइए भाई। महक हर बार बताएगी। सर ए बी की पावर के इसकी वैल्यू है ना बी की पावर के इंटू ए। ए बी की पावर के जो है इसकी वैल्यू क्या है, बी की पावर के ए। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया भाई, ठीक है। गुणा में बी चल ही रहा था, इसका रीज़न ज़रूर दे देना। ऐसा कैसे लिखा, क्योंकि भैया ए बी की पावर के जो है वो किसके बराबर थी, बी की पावर के ए के, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूं, कौन बता सकता है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसा ऐसा बन जाए, अर्जुन शर्मा बताएगा भाई, बता भाई। सर इसमें जो आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। अच्छा इसकी ऐसे, हाँ लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता ना भाई, यहाँ पे संख्या थोड़ी है कि अपनी मर्जी से सरका दो, इसको यहाँ पे सरका दो फिर पावर सेम कर दो, ये संख्या नहीं है ना, इसको अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। इस बी को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, कुछ रीज़न होना चाहिए उसका। इस बी को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ क्या, ए बी को बी ए लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, बताओ भाई। लिख सकते हैं भैया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बात नहीं लिखी होती ना तब नहीं लिख सकता था, क्वेश्चन में बात कह रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बात कह रखी थी कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ये सर ऐसे नहीं होता, ये ना ऐसे नहीं होता, मैं समझ गया, तो ऐसे कह रहे हो कि ऐसे ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, संख्या नहीं है। अगर संख्या होती फिर हो जाता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में हमें पता है कि भैया मैट्रिक्स में हर बार ए बी जो बी ए के बराबर नहीं होता, हर बार नहीं होता, ठीक है, किसी किसी स्पेशल कंडीशन में होता है। यहाँ पे देर की कंडीशन इसलिए ऐसा हो रहा है, बस में आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या करूँ भाई अर्जुन। सर अब तो पावर सेम है, वो आधार समान है घातें जुड़ ऐसा हो जाएंगी। जाएगा है ना, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या ये ऐसा ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये राइट हैंड साइड जैसा बन चुका है। अब ये यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः अतः आगे यह परिणाम n बराबर k+1 के लिए सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम ये बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यह परिणाम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। तो इतना पार्ट हमने सोल्व कर लिया भाई, इतना पार्ट समझ में आ गई। ये बात किस किस को समझ में आ गई, हैंड रेज करना फटाफट से। ये कुछ कल क्वेश्चन बहुत आराम से कराया था, आज थोड़ा सा फास्टली कराया मैंने, चलो ठीक है। तो इसका इतना हिस्सा तो हमने कर लिया, अब ये वाला हिस्सा करना है जिसको अब मैं हाईलाइट करूँगा ना, ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है। वीडियो पोस्ट करो, वीडियो तो क्या पोस्ट करोगे, तुम तो लाइव देख रहे हो है ना, तो ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है भैया, इसको सिद्ध करो, करो अपने आप।
बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। किताब खोले ना, इसको सिद्ध करो। सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n बराबर है a की पावर n b की पावर n के। फटाफट से करो। तो यहाँ पे मुझे क्या सिद्ध करना है भाई, ये चीज़ सिद्ध करनी है ना सचिन, है ना। तो मुझे सिद्ध करना है ए बी की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। ठीक है, कैसे सिद्ध करूँगा? 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या लगाएगा? n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे अपन? 1 लिख देंगे। लिखियो, क्या आएगा बताइयो, बता बेटा। ए बी का पावर 1 होगा इक्वल टू ए का पावर 1 फिर बी का पावर 1। यानी कि ए बी की पावर 1 लिखूंगा तो ए बी ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या हो हाँ। जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या ये दोनों AB बराबर हो हैं कि जाएगा। नहीं है? है। ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह परिमाण n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है। अच्छा जी, फिर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सर n इक्वल टू k के लिए। n बराबर k के लिए। n बराबर k के लिए क्या लिखूं? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ AB k लिख का देंगे। ठीक है, तो Yes, क्या हो sir. जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी का पावर k ए बी की पावर k, a की और पावर सर k, a का पावर k b की b पावर का k। पावर k। ठीक है, तो स्टेप 1 हमने कर लिया, स्टेप 2 हमने कर लिया। अब आगे बारी किसकी? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में क्या होता है? सर n इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर k प्लस 1 के लिए। 1 के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा? k k प्लस 1 ये k होगा। प्लस 1 हाँ, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूँ? ए बी का पावर k प्लस 1 हम्म इक्वल टू b a का पावर k प्लस 1 फिर b का पावर k प्लस 1। ठीक है ना। अब मुझे इसको ठीक। क्या करना है? सिद्ध इसके करना बाद है। ही नहीं समझ में आ रहा। इसके बाद मतलब अब हमें क्या करना होता है? सिद्ध करना होता है इसको। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए बी का पावर k प्लस 1। ठीक है, अब इसको मुझे सिद्ध करते करते ऐसा ऐसा बनाना है ना। यस इसको सर। मुझे सिद्ध करते ऐसा ऐसा बनाना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सोच के बता। गलत सही कुछ तो बोल। सर समझ में नहीं आ रहा उसके आगे कुछ। जैसे इसको यहाँ पे था, ये दिख रहा है आपको? यस सर। इसको हमने ऐसा लिख दिया था। ऐसा हाँ। क्यों लिखा था? सर ये पूरा इस साइड का समझ में नहीं आता कुछ भी। अच्छा चलो ठीक है, नेट से आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। चलो ठीक है ठीक है। देख बेटा, इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि बेस सेम था। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। हाँ अगर बेस तुम होगा तो पावर ऐड पावर ऐड करोगे तो यही चीज़ बनेगी, है ना। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? k प्लस 1। बता। सर ए बी हम्म का पावर k फिर b। ए बी का पावर k गुणा में ए बी। समझ में आ गई? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं थी भाई, ये चीज़ मैं बताई भी थी। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती ना तब हम इसको ऐसा ही लिखते। देख यहाँ पे जो है सिर्फ k प्लस 1 b पे लगा हुआ है, तो हमने b को तोड़ा। समझ में आई? अच्छा। और यहाँ पे जो k प्लस 1 है वो इस दोनों पे लगा हुआ है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। समझ में आ गया? ठीक। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या करूँ? क्या मुझे ए बी की पावर k की वैल्यू पता है? नहीं। क्या मुझे ए बी की पावर k की वैल्यू पता है भैया? पता है बेटा, ये देखिए रही a के पावर k फिर b के पावर k। है ना। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? a की पावर k b की पावर k, k। और ए बी का ए बी लिख दिया भैया। यहाँ तो समझ में आ गई? जी। ठीक है, मुझे इसको सोल्व करते करते कैसा कैसा बनाना है? ऐसा ऐसा बनाना है, राइट हैंड साइड। हाँ। ऐसा ऐसा बनाना है ना। अब मैं इसको कैसे बनाऊँ? हाँ। तो आप कहोगे सर एक काम करो, इस ए को यहाँ पे लेके आओ पहले, इस ए को हाँ। इसके साथ लेके आओ। लेकिन मैं इस ऐसे उठा करके नहीं ला सकता, कोई रीज़न होना चाहिए। इस ए को डायरेक्टली मैं ऐसे उठा करके नहीं ला सकता, कोई रीज़न होना चाहिए भाई। क्या कोई मेरे पास कोई रीज़न है? सर ए बी इक्वल टू बी ए तो दिया क्वेश्चन में। चल ए बी इक्वल टू बी ए दिया है क्वेश्चन में, तो हमने वो हिसाब से लिख दिया। इस ए बी को हमने लिख दिया बी ए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। इसका रीज़न लिख देना भैया साइड में। ठीक है, ये लिख दिया। समझ में आ गई बात मेरी, है ना। अब इसके बाद क्या करूँ? सर बेस सेम है तो हो जाए इस बेस सेम है, चलो इन दोनों का बेस सेम है, ये तो हो गया कुछ इस प्रकार से। k प्लस 1 हो गया, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा
लेकिन एडजस्ट कर लेना भाई। बी की पावर के इंटू बे है, बी की पावर के इंटू बी है तो बी की पावर के प्लस 1 हो गया, ठीक है। इस ए का ए लिख दिया, यहाँ तो बात भी समझ में आ गई। लेकिन मुझे तो ये चीज़ प्रूफ करनी है ना भाई। अब इसके बाद क्या Yes, करूँ, यहाँ अटक गए, है ना। इसके बाद क्या करें भाई, हाँ। कौन बता सकता है, हैंड रेज करना फटाफट से एक बार, देखते हैं कौन बता सकता है। इसके बाद हम क्या करें, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो भाई सभी बच्चे। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि भैया इसके ए को अपनी मर्जी से उठा करके यहाँ लिया, ऐसे नहीं है। अपनी मर्जी से उठा कर यहाँ नहीं ला सकते, रीज़न होना चाहिए उसका कोई। इस ए को अपनी मर्जी से उठा करके यहाँ पे नहीं ला सकते, कोई रीज़न होना चाहिए। क्या मेरे पास कोई रीज़न है इस ए को उठा करके यहाँ पे लाने का? कोई बच्चा है जो बता सकता हो? सर को उधर स्टेप 1 में ए बी इक्वल टू ए बी दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे? स्टेप 1 यहाँ पे? उसके ऊपर, यहाँ पे? हाँ। ये तो ए बी इक्वल टू ए बी है, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, ए बी तो ए बी के बराबर है ही, ऑब्वियस सी बात है। कौन बता सकता है भैया, एक बार मैं गैलरी रिव्यू कर लूँ, देखूँ कौन बच्चा बता सकता है। कोई तो होगा होशियार बच्चा। महेश बता सकता है भैया। हाँ भाई महेश, इस ए को उठा करके मुझे यहाँ लाना है, कैसे लाऊँ? सर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर है बी ए। हाँ चल, ए बी बराबर बी ए दिया है, लेकिन उस हिसाब से बनेगी तो नहीं बात ना, उस हिसाब से बात तो नहीं बनेगी बेटा महेश। हाँ भाई, कोई है जो बता सके कि इस ए को उठाकर यहाँ पे कैसे लाऊं? जब मैंने पूछा कि किस किसने कर लिया, सबने हाथ उठा दिए हैं। अब कोई बता ही नहीं रहा, वैसे तुक्का मार रहे हो क्या? इस ए को उठाकर कैसे लाऊं मैं यहाँ पे? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो बता सकता हो। आँख खोल लो भाई। देखो, तुमने इस फर्स्ट पार्ट में लास्ट में क्या प्रूफ किया था? जो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया था बेटा, तो लास्ट में हमने क्या चीज़ प्रूफ कर दी थी? हमने ये प्रूफ कर दिया था कि जो ए बी की पावर के प्लस 1 है उसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। ये चीज़ प्रूफ ही की थी ना हमने, हाँ ना, बोलो, प्रूफ की थी ना। हाँ हाँ हाँ। ये बात हमने प्रूफ की थी, नहीं करी थी, कहाँ गया, यहीं पे लिखा है। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी थी बेसिकली, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है ना। यहाँ पे लिख भी दो, चाहे यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ए बी के प्लस 1। इसको तो ए की पावर के लिख दिया बेटा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको क्या लिख नहीं। सकता हूँ? सर ए बी के प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ, ए बी के प्लस 1। प्लस 1। और यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा आपको। इसको एक काम कर लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। समझ में आ गया बेटा? अब मैं इनका बेस से मैं पावर ऐड कर सकता हूँ। हाँ। तो इनका बेस से मैं पावर ऐड कर दे। ये कुछ ऐसा हो गया भैया, ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये राइट हैंड साइड जैसा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बन गया। अब लास्ट लाइन क्या लिखेगा? लास्ट लाइन क्या लिखूं मैं? अतः यह परिमाण है कि n इक्वल टू, अतः यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम ये बोल सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए यह परिणाम सत्य होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? किस किस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करना फटाफट से। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था ये समझने के लिए, आज से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, बाकी हैंड डाउन कर लो। हाँ भाई मुजम्मिल, क्या डाउट है? अच्छा सर, हम इसका आरएचएस सॉल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। आरएचएस मतलब एलएचएस, जैसे इसका एलएचएस एलएचएस से आरएचएस में आए ना। अगर आप चाहो तो आरएचएस से एलएचएस में भी जा सकते थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए आप गणित, मतलब आप ये नियम काम करता है कि नहीं कि पावर सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, नंबर रहता है तो आव्यू में क्या मल्टीप्लाई होगा? पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ, नहीं, उसके ऊपर power आव्यू लग में जो मैंने आव्यू में चीज़ें बताई ना, सिर्फ उतनी होंगी, बाकी आप जाओ ही मत। आव्यू का कभी रूट करने की सोचने लग जाओ, है ना, स्क्वायर करने की सोचने लग जाओ, वहाँ पे मत जाओ। जो मैंने चीज़ बताई ना वो चीज़ होंगी, बाकी नहीं होंगी। आप ऐसे समझो, मैंने तीन चार चीज़ बताई, आव्यू का योग, गुणा, ठीक है। हाँ, बस वही चीज़ को ध्यान रखो, बाकी में जाओ ही मत। समझ में आ गई? हाँ भाई, और किसी का डाउट है तो पूछो भाई। सर जैसा आपने बताया कि ए के डायलेक्ट नहीं आता है ए से गुना में, क्या कह रहे हो? ये अभी आपने किया ना, ए के डायरेक्ट ए से गुना नहीं किया। हाँ, रीज़न होना चाहिए उसका। क्यों नहीं? क्योंकि भाई क्यों नहीं कर मैट्रिक्स सकते? है ना, मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स को ऐसे थोड़ी पलट सकते हो कि भाई तुमने ए बी मैट्रिक्स को बी ए लिख सकते हो क्या अपनी मर्जी से? ए गुना बी मैट्रिक्स को तुम अपनी मर्जी से बी ए लिख सकते हो अर्जुन शर्मा? नहीं लिख सकते ना। तो आप ऐसे अपनी मर्जी से पलट नहीं सकते, कोई रीज़न होगा ना तभी पलट सकते हो। बात समझ में आ गई? पूछो। सर यहाँ पर सर ये एक बार तीसरे स्टेप में देखना। कहाँ पे? कौन से? इसमें
नहीं सर, ये सेकंड, हाँ यहाँ पर बोलो। सर, यहाँ पर ये सर हम RHS को इसमें सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। मैंने कभी सोल्व किया नहीं, मैं तो LHS को करके करता था। RHS को करके भी आ सकता होगा LHS के बराबर, लेकिन है ना अपनी मर्जी से अल्टी पल्टी मत करना, कोई रीजन हो तभी अल्टी पल्टी करना। सर इसमें घातें बराबर है तो ये गुणा हो जाएंगे तो 2 मिनट में ही हो नहीं जाएगा नहीं solve। नहीं नहीं, ऐसे गुणा नहीं होगा ना। घाते बराबर हैं तो इसकी बात भी ठीक थी, मुझे मिल गई। ऐसे गुणा होगा नहीं। मैट्रिक्स में ऐसा कोई गुणा हमने पढ़ा है कि भाई घाते सेम हो तो गुणा कर दो? नहीं पढ़ा ना, तो नहीं। ये ऐसे होगा नहीं। लेफ्ट साइड से ही करना पड़ेगा। अगर तुम राइट साइड से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इस रीजन की वजह से नहीं होगा जो तुमने बताया। हो गया भाई नोट सबका? चलूँ कि आगे? महक हो गया क्या कि कर रही है? हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है ना, और हमें क्या रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये बात हमसे बोल रखी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना, इसको लिख लो पहले। ठीक है, आरती विश्वकर्मा, ये हो गया था बेटा क्वेश्चन? हो गया था? ये सर नहीं आ रहा था। अच्छा चल ठीक है, बता फिर। यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ? फिर सर यही लिखना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जीरो नहीं, वन 0 0। ठीक है, इनकी गुणा कर बेटा, गुणा बता क्या आएगी? अल्फा का स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा और गामा। बीटा गामा। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। अल्फा बीटा अल्फा बीटा लिख लो या बीटा अल्फा लिख लो, क्योंकि लिख सकते हैं ना, संख्याएं हैं। अगर मैट्रिक्स होती फिर नहीं लिख सकते थे भैया, संख्याएं हैं इसलिए लिख सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर दे, क्या लिखूं यहाँ पे? अल्फा गामा और फिर माइनस अल्फा गामा। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या लिखूं यहाँ पे? बीटा गामा। बीटा गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये बात ठीक लिखी है भाई इसमें? हाँ। माइनस अल्फा का स्क्वायर आएगा कि प्लस अल्फा का स्क्वायर आएगा बेटा? सर प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात आरती? बराबर हमारा क्या है? 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर? 4। इसके अंदर भी 4 हैं। तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो संगत अवयवों को क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसकी जगह क्या लिखूं? 0 हो जाएगा, कट गया ना, कट गया तो 0 हो जाएगा ना बेटा। भाग करते हैं तब एक आता है। यहाँ पे क्या आएगा? ये भी कट गया, 0 आएगा। यहाँ पे क्या लिखूं? बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये गामा थोड़ा सा अच्छा से बना लेना भाई, मेरे से बनता नहीं है चीज़। बराबर हमारे पास क्या है? 1 0 0 1। यहाँ तो बात समझ में आ गई? अच्छा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर लिखूं या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा लिखूं? बात तो एक ही है। बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर लिखूं या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा लिखूं? बात तो एक ही है ना भाई? ठीक है, ठीक है भैया। अब ये दो कैसे आ गया यहाँ पे? हाँ भाई, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोल। संगत अवयव की तुलना करनी है। करिए तुलना, क्या लिखूं यहाँ पे? अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा इज इक्वल टू 1। ये लिख दिया। अब ये ऑप्शन में है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर राइट साइड में तो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, राइट साइड में 0 बनाते हैं। इनको उठा करके वहाँ पे पटक दो, इनको उठा करके वहाँ ले जाओ।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, अब ये ऑप्शन में है कि नहीं है, चेक करते हैं। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 है कि नहीं है? है ना? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट। इस तरीके से करना था भैया। नोट कर लो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं बस, फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यदि एक आव्यूह सममित है और विषम सममित है, दोनों है, एक कोई आव्यूह है जो वो सममित भी है और बोल सममित भी है और विषम सममित भी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना? तो मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स जो वो ए है, ठीक है, ऑप्शन में भी ए लिखा गया तो ए मान लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या सममित भी और विषम सममित भी है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका जो वो निकालेंगे ट्रांसपोज, जो वो ए के बराबर होगा। यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है, दिया है। और क्या दे रखा है कि ए जो है विषम सममित है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर होगा। ये बात भी हमें गिवन है, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, तो इन दोनों को हम क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। यहाँ तो समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, अब दोनों तरफ ए मैट्रिक्स जोड़ दो। ठीक है, दोनों तरफ ए मैट्रिक्स जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस ए बराबर 0 मैट्रिक्स। ओ लिखा है यहाँ पे, 0 नहीं लिखा है, ये ओ लिखा है। यहाँ तो समझ में आ गई? ए प्लस ए, दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ेगा, सेम मैट्रिक्स उनको जोड़ेगा, तो ये बेसिकली 2a जैसा नहीं हो जाएगा? खुद समझ ले कि कोई भी दो मैट्रिक्स उनको जोड़ूंगा तो दुगना हो जाएगा ना एक मैट्रिक्स का। बस समझ में आ गई? बराबर क्या है? 0 मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग कर देता हूँ, तो ए मैट्रिक्स किस बराबर आ जाएगी? 0 हो जाएगा। 0 नहीं, 0 मैट्रिक्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सर बी। समझ में आ गया? नोट कर ले सर फटाफट। वैसे हाँ बोल। सर ये तो के बाद से सर ये ए से ए नहीं कट जाएगा, ए से ये यहाँ पे हाँ। नहीं भाई, -a को इस तरफ लेके आया, आप ऐसे समझ लो, तो प्लस ए नहीं हो गया? अरे हाँ, समझ में? नोट करो भाई जल्दी से। क्या बोल रखा है? क्या लिखा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है ना, और ये वर्ग आव्यूह में खास बात क्या है कि ए स्क्वायर बराबर है ए के, ये खास बात है, ए स्क्वायर बराबर है ए के। ठीक है, 1 मिनट रुक जा भाई। देख, ए स्क्वायर बराबर है ए के, ये बात हमें बोल रखी है। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है भाई। हमें किसका मान बताना है? आई प्लस में ए क्यूब माइनस 7a, इसका मान अपने को बताना है। कैसे बताएंगे? खोल ले इसको a प्लस बी मान ले। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? पहले वाले का क्यूब, पहले वाले क्यूब प्लस 3, दूसरे वाले का क्यूब, ये सर प्लस में 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, प्लस में 3a बी स्क्वायर। बी थे। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? ये सर। चल ठीक है भाई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेगा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेगा, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, चाहे 10 बार गुणा करो चाहे 2 बार गुणा करो। अच्छा, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? ए स्क्वायर डॉट है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं ए मैट्रिक्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? ए आएगा। ए आएगा। ऐसे लिख दूं? ये सर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ। ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करूँ तो क्या आएगा? ए आएगा। और ये इसको मैं ऐसे लिख दूँ, फिर इसका मतलब 3a। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। जो ए स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख दिया, गुणा में ये चल ही रहा है, ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे अपन इसको तो भूल ही गए, इसको तो लिखना है -7 है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिखूँ? ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें है ना कट कट के सब कुछ ए ही बनता जाता है लास्ट तक। ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ अब मैं? ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, यानी कि ये कट जाएंगे, कहने का मतलब ये है भाई, वो कट जाएंगे, फिर आई बचा है। आई बचा। कौन सा ऑप्शन सही है? वे सी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये सर। नोट कर ले फटाफट से। सामने देखियो भाई, क्या लिखा है कि एक निर्माता है, एक कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई चीज़ बनाने वाला, ठीक है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है, X, Y और Z। ठीक है ना।
कितने प्रकार की वस्तु बनाता है? सर 3 प्रकार की। 3 प्रकार की, 3 प्रकार। जिनको वह 2 बाजारों में जाके बेचता है। ठीक है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री जो है ना, उसकी सूची हमें दे रखी है ना। ये तो है एक्स चीज़, ये है वाई चीज़, ये है जेड चीज़। मतलब समझ कि जो एक्स वस्तु है ना, उसके 10,000 यूनिट बेचता है बाजार 1 में, वाई वस्तु के 2,000 यूनिट बेचता है बाजार 1 में, जेड वस्तु के 18,000 यूनिट बेचता है बाजार 1 में। मतलब 18,000 जेड चीज़ें बेचता है, ऐसे समझ लें। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेम चीज़ के साथ एक्स के 6,000 यूनिट बेचता है बाजार 2 में, वाई के 20,000 यूनिट बेचता है बाजार 2 में, जेड के 8,000 यूनिट बेचता है बाजार 2 में। यहाँ तो समझ में आ गई? ठीक है, ए पार्ट में क्या बोल है? बोल कि एक्स वाई और जेड जो हैं, इसकी एक इकाई का, एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, है ना। मतलब एक्स की अगर तू एक एक्स जो एक्स चीज़ है, अगर तू उसका एक आइटम बेचेगा ना तो 2.5 रुपये का बिकेगा। जो वाई चीज़ है ना, उसका अगर एक आइटम बेचेगा तो 1.5 रुपये का बिकेगा। जो जेड चीज़ है उसका एक आइटम बेचेगा तो 1 रुपये का बिकेगा। ये बात बोल रखी है। तो प्रत्येक बाजार में जो कुल आय होगी बेचने के बाद, जो उसके हाथ में जो पैसा आएगा टोटल, वो कितना होगा वो बताना है, वो भी आव्यूह बीजगणित की सहायता से। बात समझ में आ गई, है ना। अब कैसे बताएंगे वो समझ ले। यस सर। एक्स की कितनी चीजें बेचता है बाजार नंबर 1 में? 10,000 बेचता है सर 10,000। एक चीज को बेचने पे कितना उसको पैसा मिलता है? सर 2.5 रुपये। 2.5 रुपये। 10,000 चीजों को बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा? सर 10,000 इंटू 2.5 रुपये। 10,000 इंटू 2.5 रुपये। यस सर। ठीक है, ऐसे ही 2,000 चीजों को बेचने पे उसको कितना पैसा मिलेगा? 2,000 वाई चीजों को बेचने पर। यस 2,000 इंटू 1.5 रुपये सर। अच्छा, ऐसे ही 18,000 चीजों को बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? सर 18,000 इंटू 1 रुपया। तो इनको अपन जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि बाजार 100 उसको टोटल कितना पैसा मिला। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, बाजार 2 से कितना पैसा मिलेगा बताना चाहिए एक बार फटाफट से। सर 6,000 गुना 2.5 रुपये सर। फिर 20,000 गुना 1.5 रुपये सर। 20,000 गुना 1.5 रुपया। सर 8,000 गुना 1 रुपये। ऐसे मिलेगा ना भाई? यस सर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे सोल्व करके आ जाऊं? नो सर। क्यों? सर एग्जामिनर नंबर नहीं देने। सर इसे अवयव के रूप में बदलना पड़ेगा। इसको हमें अवयव के रूप में बदलना पड़ेगा। ये तो रफ कॉपी का काम है, ऐसे समझ ले चाहे। ठीक है ना, इसको तो चलो एक बार छोटा कर देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ये हमारा रफ कॉपी का काम है भाई, ठीक है ना। अब इसको करूँगा कैसे वो समझ ले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। यहाँ पे अपन मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आव्यूह रूप में बदलने पर। क्या लिखेंगे? आव्यूह रूप में बदलने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं बेसिकली देखी जाए तो। एक तो ये वाली मैट्रिक्स है जिसमें बता रखा है कितनी कितनी आइटम है। एक ये वाली मैट्रिक्स बनेगी जिसमें बता रखा है कि उसको बेचने के वो कितने कितने की बिकेगी चीज़, है ना। और एक ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। ये क्या चीज़ है? ये है कोस्ट। मतलब एक्स जो चीज़ है ना, उसका एक आइटम बनने में 2 रुपया खर्च होता है, लागत लगती है अपनी। 2 रुपये का बनता है, 2.5 रुपये का बेचते हैं। 1 का बनता है, 1.5 का बेचते हैं। 50 पैसे का बनता है 1 रुपये। मतलब ये चीज़ है, समझ में आ गई। तो 3 मैट्रिक्स यहाँ पे बनेंगी। एक मैट्रिक्स कौन सी बनेगी भैया? इसको मैं ए बोल देता हूँ। एक तो बन गई ये वाली 10,000, बोल आगे। सर 2,000, 18,000 सर, 6,000, 20,000 सर, 8,000। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? सर 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपया और सर 1 रुपये। तीसरी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? सर 2 रुपये, 1 रुपये, सर 50 पैसे। इसे सर रुपये में बदल लो, मतलब 0.50 लिख दें। यस सर। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बन गई। अब हम बात करते हैं ए केस की। मतलब 2 पार्ट है ना इसके, तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में हमसे क्या पूछा कि प्रत्येक बाजार में उसको बेचने के बाद टोटल कितना उसके हाथ में पैसा आएगा। ये चीज़ पूछी ना, यस सर। प्रत्येक बाजार में कुल आय, ये हमसे पूछी थी। तो क्या लिखूं यहाँ पे? सर ए बी की गुणा कर देंगे सर, उनका ही होगा वो, है ना। दूसरे में हम क्या करेंगे? दूसरे में हमसे क्या पूछे समझ ध्यान से। पहले में तो ये समझ में आ गया कि ए और बी की गुणा कर देंगे, ठीक है, कर लेगा अपने आप, पता भी चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरे में हमसे क्या पूछा है? दूसरे में पूछा है कि प्रत्येक जो अपनी चीज़ है एक्स वाई जेड 3 चीज़ है ना, है ना। तो एक्स का एक आइटम बनाने पे 2 रुपये खर्च आता है, वाई का एक आइटम बनाने पे 1 रुपया खर्च आता है, जेड का एक आइटम बनाने पे 50 पैसे खर्च आता है। ये बात हमसे बोल रखी है। तो कुल लाभ कितना होगा? लाभ हम कैसे पता करते हैं भाई? सर माइनस करके सर। हाँ, लाभ का मतलब हो गया कि जितने में तुमने चीज़ बेची और जितने में चीज़ तुमने बनाई थी उनको घटाओगे तभी तो लाभ आएगा, है ना भाई। तो अगर मुझे लाभ पता करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितना
बनाने में खर्चा लगा सर है ना। तो दूसरे Yes, पार्ट sir. में मैं किसकी गुणा करूंगा, किन मैट्रिक्स से गुणा करूंगा? जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, उसमें मैं किस मैट्रिक्स की गुणा करूंगा, किन दो मैट्रिक्स की गुणा करूंगा? सर ए और सी। ए और सी ही करेंगे ना भाई, तभी तो हमें पता Yes, चलेगा sir. कि टोटल कितना बनाने में खर्चा लगा है। समझ में आ गई? तो बस ऐसे करना है। Yes, sir. तो फटाफट से मुझे बता कि यहाँ पे क्या लिखूँ। पहले इसको ए पार्ट को करते हैं, फिर बी पार्ट को पे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखूँ? सर 10,000 हम्म, इंटू ढाई रुपये। चल पहले एक बार लिख देते हैं अच्छी तरह से, एक मिनट। 10,000, यहाँ पे क्या लिखूँ? 2,000, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे क्या लिखूँ? फटाफट बोल। 6,000, हम्म 20,000, हम्म सर 8,000। 8,000। अच्छा जी, बी मैट्रिक्स क्या हमारी? 2.5 रुपया, ढाई रुपये सर, 1.5 रुपये, 1 रुपये सर। 1 रुपया क्या? हाँ 1 रुपया, ठीक है। गुणा कर ले बेटा, फर्स्ट रो Yes, की sir. फर्स्ट कॉलम से। 10,000 की 2.5 से गुणा करेगा तो 10,000 दूनी तो 20,000 हो गया, और 10,000 Yes, का sir. आधा, 10,000 का आधा 5,000 हो गया। 5,000 हो गया सर। मतलब कितना हो गया ये? 25,000 हो गया ना। 10,000 की 2.5 से गुणा करें तो 25,000 नहीं आएगा? समझ रहे हो यस बात? सर, यस सर, यस सर। ठीक, 25,000 आ गया। ऐसे ही 2,000 की 1.5 से गुणा करियो, 15 सर, 3,000 सर। 3,000 आएगा। कैसे पता करेगा भाई? 2,000 एकम 2,000 और 2,000 का आधा 1,000 यानी कि 3,000। 18,000 की 1 से गुणा करियो, सर 18,000 ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब 6,000 की 2.5 से गुणा करियो, सर 6,000 आ गया सर। 6,000 की 2.5 से गुणा करियो तो 6,000 कैसे आ जाएगा भाई? सर नहीं नहीं 6,000 की 2.5 से गुणा कर दे, 6 सर, 6 दूनी कितना होगा अर्जुन? कितना, जोर से बोल। सर 15,000, 15,000 15,000 हो जाएगा। 15,000 कैसे हो गया? 6,000 दूनी 12,000, 6,000 का आधा 3,000 यानी कि 15,000। समझ में आ गई? यस सर। 2,000 की 1.5 से गुणा करियो, सर 3,000। सॉरी 20,000 की 1.5 से गुणा करियो, 20,000 की सर 1.5 से। सर 3,000 सर। 20,000 की 20,000 का 1.5 गुना कितना होता है बेटा? कौन बताएगा? 20,000 फटाफट का बता 1.5 दो। 20,000, 30 30,000 बेटा, 30,000। क्योंकि 30,000 20,000 कम 20,000, 20,000 का 10,000 नहीं 30,000। 8,000 की 1 से गुणा करियो, 8,000। सर 8,000। इनको दिया जोड़ अपने ने, तो 25,000 प्लस 3,000 28,000। 28,000 10 48, 28 और 10 38, 38 और 8, 38 8 कितना हो गया भाई? 46,000 हो गया। ये 46,000 आ जाएगा। चेक कर लेना, पीछे से मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। 15,000 30,000 45,000, 45,000 8,000 कितना हो गया? सर 45, सर वो 53 सर। 53,000। यानी कि ये क्या चीज़ निकल के आई है? ये जो सर ये कुल लागत है सर। नहीं, लागत नहीं है बेटा, ये तो ए पार्ट अपन कर रहे हैं ना। ये क्या चीज़ निकल के आई है? ये हमारी टोटल सेल निकल के आई है कि भाई अपन ने जो माल बेचा बाजार 1 में तो 46,000 का बिका और बाजार 2 में 53,000 का बिका। समझ में आ गई? ठीक है, तो बाजार 1 की Yes, sir. कुल आय, बाजार 1 की कुल आय कितनी है? सर 46,000। और बाजार 2 की कुल आय? सर 53,000। समझ में आ गई मेरी बात? ये हमने करा है ए पार्ट। समझ में आई क्या? यस। कुल आय 53,000 है भैया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से नोट कर ले, फिर अपन बी पार्ट करते हैं। थोड़ा छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, थोड़ा तो क्या किया, नोट कर लो, वैसे भी बिना देखे करना है। ये तो ए पार्ट कर लिया अपने ने, है ना। अब बी पार्ट में मुझे किसकी गुणा करनी पड़ेगी? बी पार्ट में निकालना क्या पहले तो ही होता? हमें बी पार्ट में निकालना है सर लाभ। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ, लाभ मतलब कि जितने में चीज़ बिकी और जितने में चीज़ बनी थी उनको घटा देंगे, है ना। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि कितने में चीज़ बिकी है तो निकाल लिया अपन ने, बिकी तो निकाल लिया ना, कितने में चीज़ बिकी है। कितने में चीज़ बनी है वो निकालना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? लागत निकालनी पड़ेगी। लागत निकालनी पड़ेगी तो मुझे किन मैट्रिक्स की गुणा करनी पड़ेगी भैया? इन तीनों मैट्रिक्स में से किन मैट्रिक्स की गुणा? ए और सी में करनी पड़ेगी। ए और सी की गुणा करनी पड़ेगी। तो फटाफट से मेरे को बता दे। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, दिखेगा कम, लेकिन तूने चश्मा लगाया हुआ तो तेरे को ज़्यादा दिख जाएगा। मैंने लगाया वैसे तो, ठीक है। बता बेटा क्या लिखूँ यहाँ पे? सर ए का मान लिखेंगे। नहीं, पहले अपन लिखेंगे प्रत्येक बाजार की, अच्छा, प्रत्येक बाजार की कुल लागत। समझ रहे? लागत मतलब प्रत्येक बाजार में जो सामान बेचा है उसकी कुल लागत yes, कितनी है। तो मैं किसकी गुणा करूं?
ब्रैकेट में ऐसे ए और सी की गुणा करेंगे, ए और सी की। खुद ब खुद गुणा कर लेना, ठीक है। खुद ठीक ब खुद है गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आ जाएगी तुम्हारी, है ना। मैं करके नहीं दिखा रहा, सामने देखो बेटा, आ गई। ठीक है ना। ठीक गुणा है करो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रत्येक बाजार का लाभ निकालना है। प्रत्येक बाजार का लाभ। लाभ। लाभ कैसे निकलेगा, किस में से क्या घटाऊं, ए बी में से ए सी घटा दूं, विक्रय माइनस क्रय, ए बी माइनस मतलब ए बी माइनस ए सी कर दूं, विक्रय माइनस क्रय, है ना। ठीक लिखा होगा मैंने, ये विक्रय ही तो है। विक्रय माइनस क्रय करना है सर। हाँ ठीक है। ठीक, ये तो बिका हाँ बिका सर, बेचा था और ये सही अपने ने बनाने में लगाया था। सही तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिख सर, देंगे, सही है। यहाँ पे ए सी मैट्रिक्स जो आएगा वो लिख देना, हाँ और घटाने पे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बनेगा उसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ मिल भाई, 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट से बता देने दो मेरे को। ये बनेगा तुम्हारा 15,000 और 17,000, 15,000 17,000 ये ना, तो 10वें का बी पार्ट है ना, हाँ ठीक है भाई। 15,000 17,000 बनेगा भैया। तो लास्ट में मैं क्या लाइन लिखूंगा, 15,000 ए का हो जाएगा प्रॉफिट, अतः बाजार एक की ए का कुल लाभ, लाभ होगा 15,000, ठीक है, 15,000, और बाजार बी का कुल लाभ 17,000। 17,000। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर ले यस सर, और निकाल भी लियो। यस सर। ए सी ए बी माइनस ए सी Yes, जो भी है निकाल लियो फटाफट से। 2 मिनट का समय है भैया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आज कराया क्या और घर से तुम्हें करना क्या है। तो आज मैंने करा दिया तुमको 10वां क्वेश्चन, 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां। ये क्वेश्चन फेयर कॉपी पे कर लेना। फेयर कॉपी किस किसने लगा रखी है, फेयर कॉपी जिसने नहीं लगाई लगा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना फेयर कॉपी पे अपना, ठीक है। और तुम्हें रफ में क्या निकालना है वो देख लो एक बार, है ना। वैसे तो मेरी आज एग्जाम्पल नंबर 27 कराने की भी इच्छा थी, लेकिन कल करा दूंगा, है ना। ये मत निकालना, 27 तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28वां एग्जाम्पल तुम खुद ब खुद कर लेना भाई, ये हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। क्या करना है, 10 से 15 तक क्वेश्चन करने हैं तुमको, और ये 28वां एग्जाम्पल करना है, ठीक है। कर लोगे ना भाई। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 1-2 मिनट का समय है, उसके बाद फिर अपन चलते हैं।